बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खत्री ब्रदर्स के चैनल से आसिफ खत्री आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की एग्ज़ाम हिस्ट्री 2011 प्राइवेट के MCQs की एक और सीरीज़ की नई वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग एग्ज़ाम हिस्ट्री 2011 प्राइवेट। एग्जाम हिस्ट्री 2011 प्राइवेट के पहले MCQ में कहा गया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर दाखिल होता है पार्टनरशिप में, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, और जब पुराने शुरका अपना सरमाया कम करने के लिए रजामंद नहीं होते, तो इसका क्या मतलब होता है? ये पार्टनरशिप एडमिशन का MCQ है। हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप एडमिशन में एक पार्टनर इक्वल टू बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करता है, जहां ना कोई गुडविल होती है और ना ही कोई बोनस, और इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू करता है, वहां गुडविल और बोनस दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वो इन्वेस्टमेंट लेस देन बुक वैल्यू करता है, वहां भी गुडविल और बोनस दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ इसने कहा है कि पुराने शुरका अपना सरमाया कम करने के लिए तैयार नहीं। इसको ज़्यादा मोर एक्सप्लेनेटरी वे में हम सोचें तो हम यूँ सोच सकते हैं कि नया आने वाला शरीक कम पैसे ला रहा है। अब उसकी कमी दो तरीकों से पूरी हो सकती है, या तो हम उसकी गुडविल रिकॉर्ड कर लें, या फिर पुराने शुरका अपना सरमाया कम करके उसको बोनस दे दें। अब पुराने शुरका अपना सरमाया कम करके उसे बोनस देंगे, इस बात से वो मना कर रहा है कि पुराने शुरका अपना सरमाया कम करके उसे बोनस देने के लिए रजामंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो नया शरीक जो आएगा वो इन्वेस्टमेंट अपनी कम लाएगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट की कमी हम उसकी गुडविल से पूरी करेंगे, यानी हम गुडविल नए पार्टनर को देंगे। अब अगर ऑप्शन में जाएं A, B, C और D पर, तो उसमें गुडविल टू न्यू पार्टनर ऑप्शन B नजर आता है, तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नंबर सेकंड में कहा गया, अगर पार्टनरशिप में मेक लॉस नुकसान होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मालियाती साल के दौरान, दिस इज, अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है किसी मालियाती साल में, तो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स की ड्राइंग अकाउंट को, डेबिट किया जाता है पार्टनर की सैलरीज अकाउंट को, डेबिट किया जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, या क्रेडिट कर दिया जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट, करंट इनकम। तो ये पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम से लिया गया। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम में फायदा हो या नुकसान हो, तो हम ये फायदा या नुकसान पार्टनर्स के दरमियान तकसीम कर रहे होते हैं, या तो फिक्स कैपिटल मेथड में या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का करंट अकाउंट इस्तेमाल होता है, और अगर नुकसान होगा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिया जाएगा और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका सबसे मुनासिब आंसर डेबिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट ही नजर आता है। यहाँ एक और ऑप्शन जो एग्जामिनर दे सकता था कि वो देता कि डेबिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, यानी जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वेरिएबल कैपिटल मेथड होगा तो वहां आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो वो ऑप्शन भी ऑप्शंस में दिया जा सकता था। लेकिन अगर वो दिया जाता तो फिर ये ऑप्शन नहीं होता। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया जा सकता था, क्योंकि नुकसान होगा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करके या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को कर दिया जाएगा। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक ही नेचर के होते हैं, क्रेडिट करें तो बढ़ता है और डेबिट करें तो कम होता है। आइए तीसरे MCQ पर कहा गया, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है किसी कारोबार का अच्छा नाम, साख, शोहरत। गुडविल ना नजर आने वाला इंटेंजिबल, नॉन करंट या फिक्स एसेट होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि गुडविल क्या है, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स या नन ऑफ दीज। तो जैसे मैंने कहा कि ये नॉन करंट या फिक्स एसेट होता है, इंटेंजिबल ना नजर आने वाला असासा होता है, जबकि ये तो आपका ऑप्शन में टेंजिबल कह रहा है, क्विक कह रहा है, करंट कह रहा है, और ये तीनों ही ऑप्शन
गुडविल के लिए मुनासिब नहीं। तो इसका मतलब है इस एमसीक्यू का सही राइट आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि गुडविल नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट है। नंबर 4 में कहा गया इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट के वक्त एक पार्टनर के फुल गुडविल क्रेडिट किस अकाउंट में की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन में गुडविल या तो नए को मिलती है या फिर पुरानों को, लेकिन जब रिटायरमेंट का काम होता है तो रिटायरमेंट के वक्त सभी पार्टनर कारोबार में अमली तौर पर हिस्सा मिला रहे होते हैं, कारोबार को चला रहे होते हैं, और उस वक्त अगर कारोबार में कोई गुडविल आती है तो वो गुडविल तमामी पार्टनर्स को मिलेगी और तमामी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके ले जाई जाएगी। ऑप्शंस में कहा गया ऑल पार्टनर, ओनली रिटायरिंग पार्टनर, ओनली रिमेनिंग पार्टनर एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के अंदर गुडविल जब भी रिकॉर्ड होगी तो तमामी पार्टनर्स के दरमियान तकसीम होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑल पार्टनर्स। कहा गया नंबर 5 में द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर, शेयर्स एक पब्लिक कंपनी के क्या होते हैं? नॉन ट्रांसफरेबल, मुंतकिल करने वाले नहीं होते, यानी उनका इंतकाल एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर नहीं हो सकता। नॉन रिफंडेबल, दोबारा काबिल वापसी नहीं होते। ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी काबिल इंतकाल, काबिल मुंतकिल होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम फौरन ट्रांसफर हो जाते हैं। या एलोकेबल होते हैं, काबिल तजवीज़ होते हैं। तो सही आंसर यही है कि शेयर्स स्टॉक मार्केट में बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पर फौरी तौर पर मुंतकिल पजीर होते हैं। तो ट्रांसफरेबल इज द राइट आंसर। नंबर 6, if the total amount of capital of a company is divided into small units, these are called। अगर कुल रकम सरमाए की एक कंपनी की तकसीम कर दी जाए छोटी छोटी इकाइयों में, तो इन इकाइयों को क्या कहा जाएगा? बॉन्ड्स, चेक्स, शेयर्स या रेवेन्यू? तो सही बात यही है कि शेयर कैपिटल होता है और शेयर कैपिटल से कंपनी अपना कारोबार चलाती है और वो उसे छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम करती है। ईच यूनिट की एक पार या फेस वैल्यू होती है जो कि पाकिस्तान में आमतौर पे 10 रुपए है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यही बात है कि टोटल अमाउंट कैपिटल का एक कंपनी का जो तकसीम कर दिया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, उसे शेयर्स कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नंबर 7 में कहा गया अंडर द डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जिसका तीसरा नाम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, उसके मुतालिक कहा गया कि इस डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो आप किस पे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका आंसर दिया गया है जी फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, बुक वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू पर, यानी फार्मूला है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू हर दफा कम होती चली जाती है, तभी तो इसको कहते हैं डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें बैलेंस बुक वैल्यू का कम होता रहता है। नंबर 8 में कहा गया अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है एवरी ईयर, बढ़ जाता है, कांस्टेंट एक जैसा रहता है, फ्लक्चुएट्स तब्दील होता रहता है, या डिक्रीजेस कम होता है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम फिक्स मेथड, तीसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, मुकर्ररा किस्तों का निज़ाम, यानी इसमें डेप्रिसिएशन में कॉस्ट वही रहती है, स्क्रैप वैल्यू वही रहती है, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स वही रहती है। ये फार्मूला फिक्स रहने की वजह से इसमें आने वाला डेप्रिसिएशन भी एक जैसी रकम का आ रहा होता है, यानी वो कांस्टेंट मुकर्रर एक जैसा रह रहा होता है। तो बी इज द राइट आंसर, कांस्टेंट रहता है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल। नंबर 9 में कहा गया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम
डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पर इनकम को लेकर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्विवेलेंट मसावी है, बराबर है किसके? रेसिट और पेमेंट अकाउंट के, वसूली और अदायगियों के, बैलेंस शीट के, कैश बुक के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कारोबार की आमदनियों और अखराजात का मामला करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम यही काम करते हैं। तो ये बराबर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। राइट आंसर है डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 10, क्रेडिट बैलेंस एट द एंड। क्रेडिट बैलेंस इख्तिताम पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या शो करता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर होते हैं और क्रेडिट साइड पर इनकम होती है। डेबिट साइड अगर भारी होगी, यानी जैसे डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड पर ₹1,00,000 होगा और इनकम साइड पर 80,000 होगा, तो आपका जो इनकम साइड है, क्रेडिट साइड है, वो 20,000 का बैलेंस शो कर रहा होगा। और ये बैलेंस दरअसल इनकम की कमी और खर्चे के ज्यादा होने को जाहिर कर रहा होगा, जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग में डेफिसिट, खसारा कहलाता है। और ऑप्शन में वो कह रहा है कि सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, बोथ सरप्लस और डेफिसिट होगा या एक्सपेंडिचर होगा। तो सही जवाब होना चाहिए कि जो क्रेडिट साइड पर आपके बैलेंस निकलेगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, वो यकीनी तौर पर डेफिसिट को शो कर रहा होगा, खसारे को शो कर रहा होगा। आपका क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है और इनकम साइड पर जब बैलेंस आता है तो वो डेफिसिट होता है और एक्सपेंडिचर साइड पर जो बैलेंस आता है तो वो सरप्लस को शो करता है। यानी आम सूरत हाल में, आम कारोबार में जो मुनाफा होता है उसे हम इस टॉपिक में सरप्लस कहते हैं और आम टॉपिक्स में जो कारोबार को लॉस होता है उसे इस टॉपिक में डेफिसिट, खसारे के नाम से पुकारते हैं। नंबर 11 में कहा गया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। एक्सेस, एक्सेस का मतलब है ज्यादा होना, एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का ज्यादा होना आमदनी के मुकाबले में क्या कहलाता है? तो जब बात होगी कि खर्चों का ज्यादा होना, खर्चे ज्यादा होंगे आमदनी के मुकाबले में, तो इसका मतलब है खर्चे ज्यादा हैं तो कारोबार को एक तरह से लॉस हुआ। लेकिन हम इस टॉपिक में उसे लॉस नहीं कहते, हम उसे डेफिसिट कहते हैं। तो ए, डेफिसिट is the right answer. Number 12 में कहा गया at the time of admission of new partner, admission के वक्त एक नए पार्टनर के, when the old partners agree, जब पुराने शुरका इस बात पर आमादा हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं कि वो रिड्यूस करेंगे, मुख्तसर करेंगे, कम करेंगे अपना कैपिटल, सरमाया, और अपना कैपिटल कम करके नए को बोनस देंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू न्यू पार्टनर, बोनस टू ओल्ड पार्टनर और बोनस टू न्यू पार्टनर। तो जैसे मैंने कहा कि पुराने पार्टनर अपना कैपिटल कम करेंगे और नए को बोनस देंगे, तो लिहाजा ये बोनस टू न्यू पार्टनर कहलाएगा। बोनस टू न्यू पार्टनर, ये हाईलाइट जो मेरा ऑप्शन हुआ है ये गलत हुआ है। ये दरअसल जो है वो बोनस टू न्यू पार्टनर नहीं, बोनस टू न्यू पार्टनर होगा, बोनस टू ओल्ड पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही तो अपना कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं और रिड्यूस करके बोनस देंगे नए पार्टनर। कहा गया नंबर 13 में इन अपीयरेंस, जाहिरी तौर पर, जाहिर होने के लिहाज से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है इसका दूसरा नाम बैलेंस शीट होता है। सिंगल एंट्री में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम देते हैं बैलेंस शीट को। तो उसने कहा है अपीयरेंस के लिहाज से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिमिलर, मिलता जुलता होता है किससे? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, बैलेंस शीट। जाहिरी तौर पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट के बराबर होता है। इन अपीयरेंस, जाहिरी तौर पर स्टेटमेंट एसेट्स का, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का क्या कहलाता है? तो लाजमी सी बात है, जो स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसमें हम एक साइड पर एसेट्स दिखाएंगे, दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज और कैपिटल दिखाएंगे, उसे बैलेंस शीट ही कहा जाता है। तो अगेन जो ऑप्शन है बैलेंस शीट, वही राइट आंसर है। कहा गया नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती है, कायम की जाती है, यानी बिला मुनाफा चलने वाले कारोबार, बिला मुनाफा चलने वाली तंजीमें किस मकसद के लिए कायम की जाती है? चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, खैराती और मजहबी मकसद के लिए, प्रॉफिट, मुनाफे के लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माल बनाने के लिए, या ट्रेडिंग कंसर्न, तिजारती बुनियादों पर। तो हमें नजर आता है जी कि
बिला मुनाफा चलने वाले तंजीमें दरअसल चैरिटेबल खैराती तौर पर और मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, मसाजिद हो गई, कॉलेजेस हो गए, इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस। आइए जी नंबर 16, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंटिंग। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंटिंग में समरी खुलासा होता है किसका? कैश बुक का, परचेज बुक का, सेल्स बुक का या परचेज रिटर्न बुक का? तो जी रिसिप्ट और पेमेंट जो आपको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है वो दरअसल कैश बुक की समरी खुलासा होता है, तो कैश बुक इज द राइट आंसर। कहा गया एग्जाम्पल नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? पेन फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। हम जानते हैं पेन फैक्ट्री मुनाफे के लिए होती है, शुगर इंडस्ट्री मुनाफे के लिए होती है, प्राइवेट कॉलेज मुनाफे के लिए होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो बिला मुनाफा बुनियादों पर चलता है। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग की एग्जांपल बिल्कुल दुरुस्त होगी जी, गवर्नमेंट कॉलेज। कहा गया नेक्स्ट में पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो राइटिंग में लिया जाता है, लिखाई में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का मुआहिदा, उसे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप सर्टिफिकेशन कहा जाएगा। और राइट आंसर होना चाहिए पार्टनरशिप डीड, मुआहिदा शराकत, यानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो लिखाई में होता है उसे पार्टनरशिप डीड, मुआहिदा शराकत कहा जाएगा। नंबर 19, पर्सन्स, अशखास who have entered into a partnership, जो दाखिल होते हैं एक शराकतदारी में, are collectively called, उन्हें मजमुआती तौर पर किस नाम से पुकारा जाता है? एजेंट्स, पार्टनर्स, अ फर्म और प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स यानी बानियाने कंपनी को बनाने वाले। तो यहाँ राइट आंसर होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो अशखास दाखिल होते हैं उन्हें मजमुआती तौर पर पार्टनर्स कहा जाता है, शुरका। नंबर 20, करंट अकाउंट पार्टनर्स का ओपन किया जाएगा जब कैपिटल क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग, उतार चढ़ाव का शिकार हो सकता है, फिक्स, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब कैपिटल फिक्स होगा तो उस वक्त कैपिटल को फिक्स रखा जाएगा और उसकी जगह एक और अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। तो राइट आंसर है कि करंट अकाउंट खोला जाता है जब कैपिटल फिक्स होता है। कितने एमसीक्यूज आपके दुरुस्त हुए जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्प कर रही है, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, क्योंकि जितने लोगों को शेयर होगा उतना मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकेंगी और हमें एक टॉनिक बन सकेगी, एनर्जी बन सकेगी कि हम आपके लिए ऐसी कोशिशें करते रहें। एक नई कोशिश, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।